Good morning, everyone. Today we are going to discuss a new lecture, and this lecture is on the Fed's WIN policy. WIN जो है ये हमने आपको अगर आप इकोनॉमिक हिस्ट्री पढ़ें यूएस की खासकर तो विन का अर्थ यहाँ पे है विप इन्फ्लेशन नाउ। ये पॉलिसीज 75 से पॉपुलर हुई और इसको अगर हम अपसाइड डाउन करके रिवर्स कर दें तो एन आई और एम बनेगा नो इमीडिएट मिराकल्स। तो ये माना जाता था कि विप इन्फ्लेशन नाउ, अगर आप इन्फ्लेशन को अभी विप नहीं करते तो इमीडिएट मिराकल्स नहीं होने वाले हैं। तो जो फेड विन पॉलिसी का मतलब है, जो फेड ने विन पॉलिसीज अभी मार्च 22 से शुरू की, जिसमें फेड फंड रेट को बढ़ाया गया पहले 0.25% से, फिर 0.5 और फिर 0.75। इसका जो इफेक्ट है वो केवल यूएस के लिए नहीं है, उसका इफेक्ट वर्ल्ड की लगभग सब मार्केट्स पर है, सारे मार्केट्स पर हैं और बहुत वाइड स्प्रेड इफेक्ट है। इसीलिए लिया है स्ट्रॉन्ग एंड इनकम्पासिंग, बहुत लार्ज इनकैचमेंट एरिया जहाँ पे इसके इफेक्ट है। पूरी ग्लोबल इकोनॉमी इसकी गिरफ्त में है और सारे मार्केट जो हैं वो एक तरह से ये कहें कि एक डाउनवर्ड स्टेज में है, तो कोई गलत नहीं होगा। तो इसके जो मेकिंग वेव्स का मतलब है डिस्टर्बेंस, यानी इस विन पॉलिसी के जो डिस्टर्बेंसेस हैं वो बहुत स्ट्रांग हैं और वो डिफरेंट इकोनॉमीज में और डिफरेंट सेगमेंट्स में उसके असर देखने को मिलते हैं। यहाँ पे केवल हमने इस चीज को इलस्ट्रेट करने की कोशिश की है विन पॉलिसी के इफेक्ट्स को, कि डिफरेंट इकोनॉमीज पे क्या है। उसमें हमने खासकर इंडिया को और यूरोपियन यूनियन को लिया हुआ है। तो इसी पे आज का लेक्चर है, मेकिंग वेव्स, कि वो डिस्टर्बेंसेस जो विन पॉलिसीज के हैं उसके स्पिल ओवर्स को हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। टाइटल कई चीजें मैंने समझने सोचने के बाद, और जो हमारे अच्छे स्टूडेंट्स हैं खासकर सिद्धार्थ शुक्ला जी, उनसे भी इसको डिस्कस करके ये पूरा टाइटल फ्रेम किया हुआ है। और आप इसको लेक्चर को देखेंगे तो खुद ब खुद आप उस इफेक्ट्स को नोटिस कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप उनको नोटिस नहीं कर सकते। तो उन इफेक्ट्स को आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। एक बार लेक्चर सुनेंगे, बहुत सिंपल लेक्चर। यहाँ पे लिखा हुआ FOMC, फेडरल ओपन मार्केट कमेटी, जो मॉनेटरी पॉलिसी यूएस में डिसाइड करती है। उनकी शेड्यूल्ड मीटिंग अभी 14-15 जून को हुई थी। इससे पहले 5 मई को उन्होंने रेट अनाउंस किए थे और उससे पहले 22 मार्च को। तो ये जो 14-15 की मीटिंग हुई, या मार्च में जो हुई या मई में जो हुई, उनका बैकग्राउंड सबका एक ही है कि यूएस में भी बहुत हाई इन्फ्लेशन रेट है और साथ साथ और कंट्रीज में भी इन्फ्लेशन रेट यूएस की तरह हाई है और कुछ कंट्रीज में तो बहुत एक्सट्रीम सिचुएशंस है। तो जरा नजर डाल लें एक बार इन इन्फ्लेशन रेट्स की स्थिति डिफरेंट कंट्रीज क्या है। यूएस में लगभग 8.6% या 9% हम कह सकते हैं। यूके में भी 9% है, जर्मनी में 8% है और भारत को अगर ले तो लगभग 7% है। तो ज़्यादातर कंट्रीज में जो एडवांस कंट्रीज हैं, खासकर यूएसए है, यूके है, जर्मनी है, और अगर हम इंडिया को इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज लें तो कुछ इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज में इन्फ्लेशन रेट लगभग 8-9% के आसपास है। ये इन्फ्लेशन रेट कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पर बेस कर रहा है। जितना भी इन्फ्लेशन रेट है, इट इज बेस्ड ऑन द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। होलसेल प्राइस इंडेक्स को लें तो भारत में लगभग 15.88% है। होलसेल और रिटेल इन्फ्लेशन या सीपीआई बेस्ड इन्फ्लेशन में फर्क एक ये है कि होलसेल प्राइसेस में सर्विसेज सेक्टर को हम नहीं लेते हैं और कॉस्ट ऑफ लिविंग में हम गुड्स को और सर्विसेज दोनों को लेते हैं। होलसेल में केवल गुड्स के प्राइसेस को हम लेते हैं और नंबर ऑफ कमोडिटीज का भी डिफरेंशियल्स है दोनों जगह। और
होलसेल प्राइस इंडेक्स में मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स का वेटेज लगभग 64% के आसपास है, जो एक बहुत बड़ा वेटेज है। और अगर वहाँ पे इन्फ्लेशन रेट बहुत हाई है और कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स या कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आधार पे जो इन्फ्लेशन रेट कम है, इसका मतलब है कि कंपनीज बहुत सा जो कॉस्ट बढ़ा है उसे खुद बेयर कर रहे हैं। ये कोई नई चीज़ नहीं है। कई बार कंपनीज जल्दी से प्राइस चेंज नहीं करती और उसके बहुत से कारण हैं। उनको थ्योरी आपने पढ़ रखी होंगी, मेन्क्यू की थ्योरी है, मेन्यू कॉस्ट मॉडल है। तो कई रीजंस हैं जिसकी वजह से कई बार कंपनीज खुद कॉस्ट बेयर करती हैं, लेकिन एक लिमिट के बियॉन्ड कंपनीज कॉस्ट बेयर नहीं कर सकती और उसे हायर प्राइजेस पास ऑन करने पड़ते हैं कंज्यूमर्स में। हालांकि इधर गवर्नमेंट ने भी जीएसटी रिवाइज किया और कई कमोडिटीज पर जीएसटी बढ़ा भी दिया है, तो उसका भी इफेक्ट, उसका भी प्रभाव कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। क्योंकि सरकार पे भी फिस्कल डेफिसिट की समस्या बढ़ रही है और उसे कहीं ना कहीं कंट्रोल करने के लिए जो जीएसटी की मीटिंग हुई, उसमें कई कमोडिटीज़ के ऊपर जीएसटी को रिवाइज किया गया है और रिवीजन अपवर्ड साइड में है। श्रीलंका को देखें तो वहाँ पे वैसे ही स्थिति बहुत ख़राब है और 39% इन्फ्लेशन रेट है। और इधर राइट हैंड साइड पे जो कंट्रीज हैं जरा देखिएगा, अर्जेंटीना में 60%, ब्राज़ील में 12% के करीब है, लेबनान में 200% से ऊपर है, वेनेजुएला में 167% है, रशिया में 17% का इन्फ्लेशन रेट है, बांग्लादेश भारत की तरह लगभग 7.4% के आसपास है, लेकिन पाकिस्तान में लगभग 14% के आसपास इन्फ्लेशन रेट है। तो बाई एंड लार्ज इंडिया की स्थिति और कंट्रीज से थोड़ी बेहतर है, कम से कम जहाँ तक इन्फ्लेशन रेट का सवाल उठता है। लेकिन इन्फ्लेशन रेट जो उनका टारगेट लेवल है 4% का, उससे काफ़ी हाई है, 7% है टारगेट लेवल से। और यूएस में भी जो टारगेट लेवल है वो 2% का है और उससे वो बहुत हाई है, 8.6% है। तो यूएस को कुछ ना कुछ कदम उठाने पड़ेंगे इन्फ्लेशन रेट को टारगेट लेवल 2% पे लाने के लिए। और यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि इन सच अ सिचुएशन आउटकम वाज ऑब्वियस, सुपर साइज इंक्रीज इन द फंड रेट। कि मार्च में उन्होंने फंड रेट 0.25% से बढ़ाया था, मई में 0.5% से, और अभी जो जून 14-15 में जो मीटिंग हुई है उसमें सुपर साइज इंक्रीज है 0.75% से इंटरेस्ट रेट या फेड फंड रेट को बढ़ाया गया है। और ये लिखा भी हुआ है, इट इज बाय फार द लार्जेस्ट इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट सिंस 94, यानी 94 के बाद लगभग 28 साल बाद इतना ज़बरदस्त इंक्रीज फंड रेट में किया गया है। और जो नए फंड रेट है उनकी रेंज है 1.5% से 1.75%। यही फंड रेट अगर आप मार्च में जाएं तो 0 से 0.25% था मार्च में, और मार्च में जब रेट रिवीजन हुआ 0.25 से तो 0.25 से 0.5% हो गया। मई में रिवीजन हुआ 50% से तो ये फंड रेट और बढ़ गया, 0.5% से ये बढ़ के 0.75% हो गया, और 0.5 से 1.75% हो गया, और अब ये 1.75 से फिर बढ़ गया तो 1.5%, सॉरी 0.75 से 1% हो गया था, और अब ये 0.75% से बढ़ा तो 1.5% से 1.75% है। ये रेट यहाँ दिया हुआ है फेड फंड रेट की, उसकी रेंज अब है 1.5% से 1.75%। तो ये स्थिति है कि फेड ने पिछले 3 महीनों में मार्च, अप्रैल, मई और जून, मार्च से अप्रैल, अप्रैल से मई और मई से जून, ये 3 महीनों में फंड रेट को बहुत तेजी से बढ़ाया ताकि इन्फ्लेशन को वो टेम कर सके, कम कर सके, ताकि जो इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशंस अगर वो कंट्रोल हो जाती हैं तो कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन कम हो सकता है। आइए, ये जो फंड रेट बढ़ाया है इसका इम्पैक्ट क्या है, जो स्पिल ओवर्स की हम बात कर रहे हैं यहाँ भारत में, उसका इम्पैक्ट हमने देखने की कोशिश की है। इम्पैक्ट ऑन स्टॉक, इंडियन स्टॉक मार्केट।
ये इम्पैक्ट केवल इंडिया में नहीं है, स्टॉक मार्केट अगर वर्ल्ड के और कंट्रीज भी लेंगे तो वहां पे भी आपको यही स्थिति दिखाई पड़ेगी, बहुत डिफरेंट स्थिति नहीं दिखाई पड़ेगी। बियरिश ट्रेंड है स्टॉक मार्केट में, क्योंकि फेड मेंटेन्ड इट्स हॉकिश स्टांस। हॉकिश स्टांस का मतलब है कि टाइट मॉनेटरी पॉलिसी को परसू कर रहा, जहां फंड रेट, जिसे हम इंडिया के टर्म्स में रेपो रेट कहते हैं, वो बढ़ाए जा रहे हैं। और इसका मेन कारण क्या है कि बियरिश ट्रेंड का, कि मार्केट क्यों डाउन हो रहा है, क्योंकि जो इन्वेस्टर्स हैं वो रिस्की एसेट छोड़ के रिस्क फ्री एसेट में जाना चाहते हैं, यानी गवर्नमेंट बॉन्ड वगैरह खरीदना चाहते हैं, क्योंकि उस पर उनको बेटर रेट मिलेगा और वहां पे रिस्क कम है। तो इसलिए दे शिफ्ट देयर change their investment portfolio from risky asset to non-risky assets, and because they are getting assured uh, adequate returns on their investment. तो और ये जो ट्रेंड है, जो हॉकिश ट्रेंड है फेड का, वो अभी 2023 तक पूरा चलेगा, ऐसा उन्होंने मॉनेटरी पॉलिसी में अपने संकेत दिया जो जून 14-15 की मीटिंग हुई FOMC की। और इस हॉकिश इंस्टांस का इम्पैक्ट मैंने आपको बताया बियरिश है, और उसको आप यहाँ पे स्लाइड में देख भी सकते हैं, अगली स्लाइड में, कि पैटर्न ऑफ इंडिया सेंसेक्स, जो सेंसिटिव इंडेक्स है भारत का, वो लगभग 58,000 से थोड़ा ऊपर था और वो घट के 52,000 के नीचे चला गया है। हालांकि अभी इसमें और करेक्शंस की गुंजाइश है, और अगर ये 50,000 के भी थोड़ा और नीचे चला जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी आने वाले दिनों में, क्योंकि जुलाई में नेक्स्ट मीटिंग है फेड की, और जुलाई में यूरोपियन सेंट्रल बैंक की भी मीटिंग है, जहां संकेत साफ हैं कि वो रेट ऑफ इंटरेस्ट या फेड फंड रेट यूएस बढ़ाएगा, और यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने भी कहा है कि वो भी अपना जो फंड रेट है वो बढ़ाएंगे। तो अभी इसमें करेक्शंस की गुंजाइश बहुत है, और वो करेक्शंस आपको यहाँ पे दिखाई पड़ेगा। और यहाँ पे ब्रीफ में ये बताया गया है कि जो दो फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हॉकिश स्टांस फेड ने लिया है, क्योंकि हॉकिश स्टांस मेनली इन्फ्लेशन रेट की वजह से, और इन्फ्लेशन रेट को बढ़ाने के लिए दो इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिसपे हर जगह अखबारों में भी और तमाम न्यूज़ चैनल्स पे भी चर्चा है। पहला, इरप्शन ऑफ सप्लाई बॉटलनेक्स ड्यू टू प्रोलॉन्ग्ड यूक्रेन वॉर। ये जो सप्लाई बॉटलनेक्स हैं, चिप की शॉर्टेज वगैरह है, और इसके अलावा केमिकल्स की, उसकी वजह से जो प्राइस इंक्रीज हुआ है वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। और दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है वो है इंक्रीज इन ऑयल प्राइजेस, और जो ऑयल प्राइजेस तेजी से बढ़े हैं उसकी वजह से जो इन्फ्लेशन रेट है वो टारगेट लेवल से ऊपर चला गया है। खाली इतना ही नहीं, एनर्जी क्राइसिस भी है कई कंट्रीज में, वहाँ उसकी वजह से भी दाम बढ़े हैं। हालांकि भारत में वो एनर्जी क्राइसिस उतना विटनेस नहीं हो रहा। ऑयल प्राइसेस जरूर है, अगर हम एनर्जी सेक्टर ले तो वहाँ ऑयल प्राइसेस के दाम बहुत तेजी से भारत में भी बढ़े हैं। तो ये दो मेन फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से तमाम कंट्रीज में इन्फ्लेशन रेट बहुत तेजी से बढ़ा है, और उसकी वजह से फेड को एक हॉकिश स्टांस, एक टाइट मॉनेटरी पॉलिसी परसू करनी पड़ रही है, या डेयर मॉनेटरी पॉलिसी परसू करनी पड़ रही है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि फेड हॉकिश स्टांस इस मार्च 2022, और उससे पहले जो कोविड-19 पैंडेमिक था जनवरी फरवरी में पीक पे था, उसकी वजह से जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, मैंने जैसे आपको बताया कि वो अगर कोई भी तरह की क्राइसिस आती है, चाहे पैंडेमिक की वजह से हो या अभी इन्फ्लेशन की वजह से जो फेड ने अपना फंड रेट बढ़ाया है, तो जितने भी इन्वेस्टर दूसरे कंट्रीज में हैं, भारत में जो फॉरेन इक्विटी इन्वेस्टर्स हैं, वो अपना पैसा बड़ी तेजी से निकालना शुरू कर देते हैं, एंड दे पुट इट इन द सेफ इंस्ट्रूमेंट, और वो सेफ इंस्ट्रूमेंट है गवर्नमेंट बॉन्ड, जहां उनको एश्योर्ड रिटर्न मिलेगा और हायर रिटर्न मिलेंगे। तो वहां पे वो पैसा इन्वेस्ट करते हैं, और इसलिए जो फॉरेन इक्विटी इन्वेस्टर्स हैं वो अपना स्टॉक मार्केट से पैसा उन्होंने तेजी से निकालना शुरू कर दिया था
मार्च से बल्कि थोड़ा पहले से ही, और मार्च के बाद वो और तेजी से निकला। और जो फॉरेन इक्विटी इन्वेस्टर ने पैसा निकाला उसकी वजह से सेंसेक्स बहुत तेजी से गिरता, लेकिन थोड़ा संभला रहा, इसलिए उतना संभला इस सेंस में कि उतना तेजी से नहीं गिरा, उतना स्टीप फॉल नहीं हुआ, क्योंकि जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, खासकर जो म्यूचुअल फंड है, एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है भारत में, वो पैसा पंप कर रहा है। क्योंकि जब शेयर के मार्केट डाउन होने लगते हैं तो इंथुजियाज्म में जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं दे ट्राई टू परचेज दोज शेयर। लेकिन बड़ा सोच समझ के यहाँ पैसा लगाने वाला है अभी, क्योंकि मार्केट और भी गिर सकता है। और कई बार जो बैंक्स हैं वो प्रॉपरली गाइड नहीं करते हैं, वो अपने इंथुजियाज्म में इन्वेस्टर्स का पैसा लगा देते हैं, क्योंकि वहाँ भी उतने अच्छे एनालिस्ट नहीं हैं सब जगह जो ये बता पाएँ कि ये बेयरिश ट्रेंड कब तक चल पाएगा। आरबीआई ने भी तभी प्रेडिक्ट किया जब यूएस की मॉनेटरी पॉलिसी आ गई कि अभी 2023 तक ये ट्रेंड चलेगा। 24 से कुछ क्वांटिटेटिव ईजनिंग की गुंजाइश है, यानी 24 तक ये लोग इन्फ्लेशन को टेम कर ले जाएंगे। तो टू अ कंसिडरेबल, यहाँ लिखा हुआ है, एक्सटेंड डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैव पम्प्ड इनफ इन्वेस्टमेंट इन द स्टॉक मार्केट दैट प्रिवेंटेड सेंसेक्स फ्रॉम फॉलिंग फार मोर स्टीपली। अगर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स उसको कंपनसेट ना करते जिस तेजी से फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने पैसा निकाला, तो ये सेंसेक्स अभी 50,000 से भी बहुत नीचे आ जाता, उसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। आइए इसका ट्रेंड एक देख लें। ये देखिए, ये फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, जो लाल स्लाइड है ये डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की है, और नीचे जो नेगेटिव जोन में है ये फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की है। ये पूरा नेगेटिव जोन में है जनवरी से, देखिए अगर आप, तो ये पूरा जो इन्वेस्टमेंट है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल ये नेगेटिव है। नेगेटिव मतलब दे हैव विड्रॉन देयर इन्वेस्टमेंट, दे हैव पुल्ड आउट देयर इन्वेस्टमेंट टू देयर ओन कंट्रीज इन यूएस। और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने कोशिश की है कि इसको कंपेंसेट कर पाए कुछ हद तक, और जिसकी वजह से जो ऊपर मैंने ग्राफ दिखाया था कि सेंसेक्स गिरा है, मार्च के बाद ज़्यादा तेज़ी से गिरा है, लेकिन ये तेज़ी और भी कहीं अधिक होती अगर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स फंडिंग ना करते, कंपेंसेट ना करते जिस तेज़ी से एफआईआईज ने इन्वेस्टमेंट विड्रॉ किया है। तो यहाँ पे उस चीज को ऊपर लिखा हुआ है कि हॉकिश इंस्टांस ऑफ फेड कुड परसिस्ट फर्दर। ये हॉकिश इंस्टांस हमने बताया अभी 2023 तक चलेगा। मोर इंटरेस्ट रेट हाइक्स आर एक्सपेक्टेड इन नेक्स्ट 1.5 ईयर। अभी अगले 1.5 साल में और इंटरेस्ट रेट बढ़ सकता है, जिसकी वजह से सेंसेक्स 50,000 से नीचे जाएगा, और जो निफ्टी है वो हो सकता है कि 15,000 के नीचे चला जाए और 14,500 या 14,000 पे जाके कहीं स्टेबलाइज हो पाए। तो ये बियरिश ट्रेंड जो है ये 2023 तक मैंने बताया चलेगा, और क्वांटिटेटिव ईजनिंग 2024 से एक्सपेक्टेड है यूएस में, जो उनकी मॉनेटरी पॉलिसी बताती है। अंटिल फेड स्विचेज इट्स स्टांस, जब तक फेड अपना स्टांस स्विच ओवर नहीं करेगा हॉकिश से डॉविश की तरफ, यानी डेयर मॉनेटरी पॉलिसी से लूज मॉनेटरी पॉलिसी की तरफ जब तक नहीं जाएगा, तब तक ये इंप्रूवमेंट सेंसेक्स में दिखाई नहीं पड़ने वाला है। तो बड़ा सोच के इन्वेस्टमेंट करने वाला है, क्योंकि मार्केट अभी और गिर सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा, यहाँ पे आपने देखा होगा कि किस तरह से जो यूएस फंड रेट बढ़ने से जो विन पॉलिसीज हैं यूएस की, उसका इम्पैक्ट डिफरेंट कंट्रीज में और डिफरेंट मार्केट्स में कितना ज़बरदस्त है। एक स्टॉक मार्केट का मैंने अभी एग्जांपल दिया। अब आइए दूसरा लेते हैं, इम्पैक्ट ऑन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स एंड एक्सचेंज रेट, कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स और एक्सचेंज रेट पे क्या प्रभाव पड़ने वाला या क्या प्रभाव पड़ा है इसका। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो सिग्निफिकेंट आउटफ्लो है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के, जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट तेजी से बाहर गया है, वापस गया है, उसने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को कम किया। भारत में लगभग जनवरी में $630 बिलियन थे, जो मई में कम होकर $596 बिलियन रह गए, क्योंकि अभी डाटा मई तक का मिला, जून का मिला नहीं है। तो $596 बिलियन रह गए हैं,
और इसकी वजह से जो भारत का रुपया है उस पर भी एक डाउनवर्ड प्रेशर है। तो पहले आइए देख ले किस तेजी से फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स कम हुए हैं। नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ दिखाया, ये फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की स्लाइड है, जो जनवरी में लगभग 630 बिलियन डॉलर के आसपास थे, 629 मैंने बताया था, और फरवरी में मार्जिनली बढ़े हैं, लेकिन मार्च से बहुत तेजी से गिरे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, और अब कम होकर लगभग 596 बिलियन डॉलर बचे हैं। तो ये सारा इम्पैक्ट इसी वजह से है कि बिकॉज फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैव पुल्ड देयर इन्वेस्टमेंट बैक, वो एक कारण है। इसके अलावा दूसरे कारण भी हैं कुछ। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो भारत का ट्रेड डेफिसिट है, खासकर ऑयल प्राइसेस बढ़ने से, वो पिछले कुछ महीनों में बहुत तेजी से बढ़ा, और यहाँ पे मिलियन डॉलर्स के टर्म्स में ये ट्रेड डेफिसिट दिखाया है। ये देखिए, ट्रेड डेफिसिट जनवरी में लगभग 15-20 हजार मिलियन डॉलर के आसपास था, जो अब बढ़ के लगभग 25,000 मिलियन डॉलर हो गया। यानी डेफिसिट बहुत वाइडन हो गया है, और इसकी वजह से भी डाउनवर्ड प्रेशर है इंडियन रुपी पे। तो दोनों ही फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है, एक फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का देश से वापस जाना अपने कंट्रीज में, और दूसरा जो ट्रेड डेफिसिट ऑयल प्राइसेस बढ़ने से बढ़ा है, खासकर क्योंकि भारत में गोल्ड का भी इंपोर्ट बहुत हुआ है। इन दोनों ही वजह से ये ट्रेड डेफिसिट बढ़ा है, और साथ ही फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट बाहर गया है, जिसकी वजह से रुपये पे डाउनवर्ड प्रेशर है, या रुपये का तेजी से डेप्रिसिएशन हो रहा है यूएस डॉलर के मुकाबले। और यहाँ लिखा हुआ बोथ फैक्टर्स, आउटफ्लो ऑफ फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड डेफिसिट, हैव कॉज्ड सिग्निफिकेंट डेप्रिसिएशन इन इंडियन नेशनल रुपी, और पिछले 6 महीनों में लगभग 5% से रुपये डिप्रिशिएट किया है। और यहाँ आप देख सकते हैं, ये माइनस साइन का मतलब केवल डेप्रिसिएशन से है, यहाँ लिखा है नेगेटिव साइन इंडिकेट डेप्रिसिएशन, इसका और कोई मतलब नहीं है। तो डॉलर के मुकाबले जो रुपया है, लगभग जनवरी में अगर हम देखें तो 75 से थोड़ा कम था, और अब वो घट के जो है लगभग 78-50 या 79 की तरफ वो अग्रसर कर रहा है, और अगले कुछ महीनों में हो सकता है कि वो यहाँ पे लिखा हुआ 80 रुपीज़ के आसपास आ जाए। तो इट्स नो वंडर इफ एक्सचेंज रेट ऑफ यूएस डॉलर विद इंडियन नेशनल रुपी में क्लोज टू ₹80। तो जितना रुपी डेप्रिशिएट करेगा, उतना ही ऑयल प्राइजेस बढ़ेंगे भारत में। अगर वर्ल्ड में भी ऑयल प्राइजेस कांस्टेंट रहते हैं, लेकिन रुपी डेप्रिसिएशन से ऑयल प्राइजेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि आप पहले 75 रुपए दे के $1 खरीदते थे, 80 रुपए दे के देने पड़ रहे हैं। तो $1 पे आपको 5 रुपया लगभग एक्स्ट्रा देना पड़ रहा, और जब आप मल्टीपल टाइम्स डॉलर पे करेंगे तो ऑब्वियसली रुपी टर्म्स में भी ट्रेड डेफिसिट होगा, और डॉलर टर्म्स में भी बढ़ जाएगा। और इसलिए ऑयल प्राइसेस जैसे मार्केट में अभी 97-98 रुपए के आसपास हैं डिफरेंट स्टेट्स में इंडिया के, पर लीटर पेट्रोल के दाम, वो हो सकता है अब 100 पार भी हो जाए, और कुछ हो सकता है स्टेट्स में 100 पार भी हो, मैं ये नहीं कह सकता। लेकिन अभी यूपी में, लखनऊ में खासकर जहाँ पे हम हैं, वहाँ पे लगभग 97 रुपीज़ के आसपास है, 97-98 रुपीज़ के आसपास। तो इवन इफ oil prices in the international market doesn't change, even then because of the depreciation of rupee, the importers have to pay higher prices, and that may cause further downfall, that may further cause inflation in the Indian economy. उसकी वजह से इन्फ्लेशन और बढ़ सकता है। यहाँ पे लिखा हुआ है फेड हैज गिवन इनफ सिग्नल टू रेज द फंड रेट। यहाँ फंड रेट अगले 1.5 साल में हो सकता है कि फंड रेट और बढ़े, क्योंकि जुलाई में मीटिंग हो सकता, तब 50 बेसिस पॉइंट्स पर या 75 बेसिस पॉइंट से फंड रेट को बढ़ाया जा सकता है।
ताकि इन्फ्लेशन को कर्व किया जाए, टू पुल डाउन द इन्फ्लेशन। और यूएस अगर फंड रेट और बढ़ाता है तो उसकी वजह से रुपी में फर्दर डेप्रिशिएट, क्योंकि कितना फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट और बढ़ जाएगा अभी कह नहीं सकते हैं। बट वन थिंग इज डेफिनेट, हायर द फंड रेट ग्रेटर विल बी द आउटफ्लो ऑफ द फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, और उतना ही रुपी डेप्रिशिएट करेगा, ट्रेड अकाउंट डेफिसिट होगा और रुपी डेप्रिशिएट करेगा, उतना ही प्राइस को कंट्रोल करना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक के लिए मुश्किल पड़ेगा, इतना आसान नहीं होगा। जो इन्फ्लेशन 7% से उससे नीचे लाने में इट वुड नॉट बी एन ईजी टास्क फॉर द इंडियन गवर्नमेंट एंड ऑल्सो फॉर द गवर्नमेंट ऑफ अदर कंट्रीज। उसको भी हम दूसरे कंट्रीज का भी डिस्कशन अभी करेंगे। यहाँ लिखा, कंटिन्यूस डेप्रिसिएशन वाइडन्स डेफिसिट ऑन ट्रेड एंड करेंट अकाउंट एंड ऑल्सो ऑगमेंट गवर्नमेंट फिस्कल डेफिसिट, क्योंकि जितना करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ेगा उतना ही फिस्कल डेफिसिट बढ़ेगा। तो गवर्नमेंट की इधर थोड़ी सी कोशिश है कि इस फिस्कल डेफिसिट को कर्टेल करने के लिए दे आर ट्राइंग टू रिवाइज द जीएसटी इन एन अपवर्ड डायरेक्शन। और कितना लेकिन वो जीएसटी को बढ़ा पाएंगे ये अब आने वाला टाइम आपको बताएगा, और कितना डेफिसिट गवर्नमेंट बेयर कर पाएगी। दूसरा इम्पैक्ट है क्रिप्टो करेंसी मार्केट में। ये एक मार्केट है जो पिछले कुछ सालों में बहुत तेजी से बढ़ा, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी मार्केट बिटकॉइन के आने से हुआ, जो 2009 के आसपास आया। उसके बाद तमाम और कॉइन्स आने लगे, अलग अलग नेचर के कॉइन्स आने लगे। और यहाँ पे जो जून में अभी एक सुपर साइज इंक्रीज फेड रेट का हुआ, हमने बताया 0.75% से फेड फंड रेट बढ़ा, उसका इमीडिएट इम्पैक्ट तो क्रिप्टो करेंसी मार्केट में नहीं दिखा, क्योंकि जो इन्वेस्टर्स हैं दे हैव ऑलरेडी प्राइस्ड इन द इंक्रीज इन द फेड फंड रेट, क्योंकि वॉल स्ट्रीट जर्नल ने पहले ही ये इंडिकेट कर दिया था, सिग्नल दे दिया था बिल्कुल साफ कि फेड जो है वो सुपर साइज इंक्रीज करने वाला है, यानी 0.75% से फेड फंड रेट बढ़ने जा रहा है। तो वो जो मार्केट क्रैश था वो थोड़ा पहले ही शुरू हो गया, और जब जून 15 को FOMC ने, यानी फेडरल ओपन मार्केट कमेटी ने मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस की, तो देयर वाज नो सरप्राइज इन इट, बिकॉज इन्वेस्टर्स हैव ऑलरेडी प्राइस्ड इन द एक्सटेंट ऑफ इंक्रीज इन द फेड फंड रेट। तो पहले ही वो क्रिप्टो मार्केट पे उसका असर आ चुका था, इसलिए कोई इमीडिएट पैनिक नहीं हुआ। लेकिन अभी भी क्रिप्टो मार्केट पूरी तरह से डिप्रेस्ड है, और जो उनका मेन है बिटकॉइन, वो लगभग 20-21 हज़ार डॉलर के आसपास ट्रेड कर रहा है। लेकिन आने वाले दिनों में ये कहना मुश्किल रहेगा कि क्या बिटकॉइन अपनी साख बचा पाएगा या नहीं बचा पाएगा। ओवरऑल अगर हम देखें क्रिप्टो मार्केट में, तो उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन पहले गिर गया। वो मार्केट कैपिटलाइजेशन गिरने का मतलब है कि प्राइस ऑफ डिफरेंट क्रिप्टो करेंसीज हैव फॉलन। मार्केट कैपिटलाइजेशन फेल फ्रॉम 944 बिलियन ऑन जून 14, 944 बिलियन डॉलर था, जो घट के 866 बिलियन डॉलर रह गया जून 19 में, जहां तक का डाटा मैंने कलेक्ट किया। इधर थोड़ा सा मार्जिनल इंप्रूवमेंट है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। और आने वाले दिनों में जैसे ये पता चलेगा कि फेड फंड रेट और बढ़ने जा रहा है, तो ये क्रिप्टो पैनिक जो है ये और बढ़ सकता है, क्रिप्टो मार्केट में डाउनफॉल और देखने को मिल सकता है। यहाँ पे लिखा भी हुआ, इसीलिए पॉसिबिलिटी ऑफ इट्स क्रैश इज नॉट रूल्ड आउट एज इन्फ्लेशन, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन एंड सप्लाई बॉटलनेक परसिस्ट। कि जब तक ये सप्लाई बॉटलनेक्स, ऑयल प्राइसेस, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन, यूक्रेन वॉर, ये जब तक काम डाउन नहीं होते तब तक कंट्रोल करना, तब तक ये कहना कि क्रैश क्रिप्टो मार्केट में नहीं होगा, ये नामुमकिन सी बात है। इन्वेस्टर्स आर होपिंग अगेंस्ट होप दैट सम मिराकल कुड रेस्क्यू द मार्केट फ्रॉम क्रैशिंग। इन्वेस्टर्स ये होप कर रहे हैं कि शायद कुछ फैक्टर्स ऐसे आए, कुछ जादू ऐसा हो कि मार्केट क्रैश ना हो, लेकिन फिलहाल इस तरह का मिराकल कोई देखने को नहीं मिल रहा। सच मिराकल डजंट सीम टू बी इन साइट। और यहाँ लिखा भी हुआ है आगे, डिप्रेस क्रिप्टो करेंसी प्राइजेस स्पेशली ऑफ BTC, बिटकॉइन एंड ईथर
could cause panic among investors। क्योंकि क्रिप्टो मार्केट ऐसा है जिसमें कंटेजियन इफेक्ट बहुत तेजी से फैल सकता है। वो इसलिए फैल सकता कंटेजियन इफेक्ट तेजी से क्योंकि आपस में ये करेंसी इंटरकनेक्टेड है। जैसे बिटकॉइन को डॉजी कॉइन है और तमाम जो प्रोटोकॉल्स हैं, चाहे सेल्सियस प्रोटोकॉल हो या कोई और भी आप प्रोटोकॉल अगर आप लें, तो उन लोगों ने रिजर्व्स के रूप में बिटकॉइन को रख रखा। मैंने आपको बताया था कि टेरा लूना के केस में डूकॉन ने 80,000 का बिटकॉइन रिजर्व्स के रूप में रखा था, जिसका इस्तेमाल उन्होंने किया टेरा और लूना को बचाने में, लेकिन वो कामयाब नहीं रहा। तो अगर एक करेंसी का प्राइस डाउनफॉल होगा तो कनेक्टेडनेस इतनी जबरदस्त है कि बाकी करेंसी का प्राइस गिरने से रोकना नामुमकिन सी स्थिति है। तो कंटेजियन इफेक्ट अगर एक बार फैला वहां पे, तो जैसे डूकॉन ने बताया था कि 95% कॉइन्स जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, दे विल डाई। तो वो परिस्थिति एक सामने आ सकती है अगर आने वाले दिनों में यूएस ने फंड रेट तेज़ी से बढ़ाया, तो उसका असर क्रिप्टो मार्केट में और भी ख़राब असर देखने को मिल सकता है। जैसे बिटकॉइन लगभग इस समय 20-21 हज़ार डॉलर के आसपास है, तो वो घट के 18,000 डॉलर के नीचे चला जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। और जुलाई में अभी नेक्स्ट मीटिंग है, तो उसका इफेक्ट अभी कुछ दिनों बाद आपको देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पे एक फाइनल इम्पैक्ट हमने यूरोपियन कंट्रीज पर लिया है कि यूरोपियन कंट्रीज में ये जो स्पिल ओवर इफेक्ट है विन पॉलिसी का, ये क्या है। यहाँ पे लिखा भी हुआ इम्पैक्ट ऑन यूरोपियन इकोनॉमीज, इमरजेंट मीटिंग ऑफ ईसीबी। जब जून 14-15 की मीटिंग एफओएमसी की हुई, फेडरल ओपन मार्केट कमेटी ने मीटिंग की, तो उस समय जून 15 को यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने भी इमरजेंट मीटिंग बुलाई थी। और वो क्यों बुलाई उसका भी आगे हमने जिक्र किया यहाँ पे। दिस इज टू एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ इंक्रीजेज इंडेटेडनेस, कि जो तमाम कंट्रीज हैं साउथ यूरोपियन इकोनॉमीज के या सदर्न यूरोपियन इकोनॉमीज के, SEE शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ, सदर्न यूरोपियन इकोनॉमीज लाइक इटली, स्पेन, ग्रीस, दे आर हाईली इंडेटेड कंट्रीज एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज लाइक जर्मनी। तो यहाँ पर फेड फंड रेट बढ़ने से क्या है कि गवर्नमेंट बॉन्ड के भी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर कर रहे हैं वो भी बढ़ गए हैं एज कंपेयर टू द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर्ड ऑन द जर्मन गवर्नमेंट बॉन्ड। तो आपस में एक डिसइंटीग्रेशन हो गया है, एक गैप वाइडन हो गया है। और गैप वाइडन इसलिए हुआ क्योंकि ये कंट्रीज ज़्यादा इंडेटेड हैं एज कंपेयर टू जर्मन और फ्रांस। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि गवर्नमेंट बोरोइंग कॉस्ट इन सदर्न यूरोपियन इकोनॉमीज हैव इंक्रीज कंसिडरेबली ड्यू टू राइज इन इंटरेस्ट रेट, प्रोपोर्शनेटली मोर देन अदर यूरोपियन इकोनॉमीज लाइक जर्मनी एंड फ्रांस। तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट बॉन्ड है उस पर फंड रेट ज़्यादा बढ़ गया है एज कंपेयर टू द गवर्नमेंट बॉन्ड इशूड बाय द जर्मन और द फ्रेंच गवर्नमेंट। तो ये गैप वाइडन हो गया है। यहाँ पे लिखा हुआ है टू कर्टेल द बोरोइंग कॉस्ट ऑफ सदर्न यूरोपियन इकोनॉमीज, यूरोपियन सेंट्रल बैंक हैड डिसाइडेड टू रिड्यूस स्प्रेड इन यील्ड ऑन 10-year इटालियन गवर्नमेंट बॉन्ड। कि जो 10-year इटालियन गवर्नमेंट बॉन्ड है और जो जर्मन गवर्नमेंट बॉन्ड है उसके बीच में जो स्प्रेड है, यील्ड स्प्रेड, उसको कम करने की कोशिश की है। इसलिए इमरजेंट मीटिंग कॉल की गई थी ताकि ये जो हाईली इंडेटेड कंट्रीज हैं इनको फर्दर इंडेटेडनेस होने से इनको बचाया जा सके। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ यील्ड ऑन 10-year जर्मन एंड इटालियन गवर्नमेंट बॉन्ड जो है वो 4.2% है एंड 1.67% है। यानी यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जर्मन पे 1.67% है यील्ड और इटालियन बॉन्ड पे 4.2% है। उसको रिवर्सिबल कर लीजिएगा क्योंकि जर्मन एंड इटालियन है, इटालियन एंड जर्मन होना चाहिए था वहाँ पे।
तो इटालियन गवर्नमेंट बॉन्ड पे जो यील्ड है वो 4.2% है और जर्मन पे 1.67% है। ये जून 14 की फिगर्स हमने दी हुई हैं। और ये डिफरेंस अगर आप देखें तो लगभग 2.5% का डिफरेंस हो गया है। ये लॉन्ग रन जो एवरेज है डिफरेंस लगभग 1.99% है, उससे भी ऊपर निकल गया है। तो ये डिफरेंस को नीचे लाने के लिए इमरजेंट मीटिंग कॉल की गई थी जून 15 में। उस इमरजेंट मीटिंग में 3 पॉइंट निकले थे यूरोपियन सेंट्रल बैंक की। पहला, एंटी फ्रेगमेंटेशन टूल जो है वो यूरोपियन सेंट्रल बैंक डेवलप करेगा। एंटी फ्रेगमेंटेशन टूल डेवलप करने का रीज़न हमने आपको बताया कि ताकि ये जो गैप है 2.5% का यील्ड में जर्मन और इटालियन गवर्नमेंट बॉन्ड में, इसको कम किया जा सके। और ये जितना कम होगा उतनी जो सदर्न यूरोपियन इकोनॉमीज हैं, इटली है, ग्रीस है, स्पेन है, उनकी गवर्नमेंट की इंडेटेडनेस को रोका जाए, वरना इंडेटेडनेस बहुत हाई हो जाएगी। ऑलरेडी दे आर हाईली इंडेटेड कंट्रीज। यहाँ पे लिखा हुआ है कि ईसीबी वुड ऑगमेंट इंटरेस्ट रेट। जो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इमरजेंट मीटिंग में, कि जो जुलाई में मीटिंग होगी उस पे 0.25% से वो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाएंगे, और सितंबर में जो मीटिंग होगी उसमें 0.7% से बढ़ाएंगे। तो दीज स्टेप्स वुड रेज इंटरेस्ट रेट टू 0.25%. इंटरेस्ट रेट सिंस 2019 हैव बीन इन द नेगेटिव जोन। यानी 2019 से जो यूरोपियन सेंट्रल बैंक के जो फंड रेट हैं या जो रेपो रेट है वो नेगेटिव जोन में है, -0.5% है। तो जब जुलाई में 0.5% बढ़ाएंगे तो -2.5, और फिर जब सितंबर में 0.5 बढ़ाएंगे तब वो पॉजिटिव जोन में जाएंगे। यानी यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने फ्रेगमेंटेशन रिस्क को ऑलरेडी कंट्रोल करने के लिए नेगेटिव जोन में इंटरेस्ट रेट रख रखा। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट्स बॉन्ड बाइंग प्रोग्राम वुड सीज फ्रॉम जुलाई 2022। जुलाई 2022 से वो जो बॉन्ड परचेज कर रहे थे उसको ख़त्म करेंगे, और उसकी जगह ये एक एंटी फ्रेगमेंटेशन टूल लाएंगे जिससे वो उन कंट्रीज जो सदर्न यूरोपियन इकोनॉमीज हैं जो हाईली इंडेटेड हैं, उनके बॉन्ड्स को वो फाइनेंस करेंगे। थोड़ा सा बैकग्राउंड में यहाँ जाने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप यूरोपियन इकोनॉमीज के बैक को अच्छे से समझना चाहते हैं तो थोड़ा सा हमें बैकग्राउंड पे जाने की ज़रूरत है कि ये एंटी फ्रेगमेंटेशन टूल डेवलप करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। यहाँ दिया हुआ, नेसेसिटी टू प्रिवेंट फ्रेगमेंटेशन रिस्क रिक्वायर न्यू इंस्ट्रूमेंट विच सीम्स टू स्टेम फ्रॉम द प्रिवेंटिव मेजर्स that ECB took to prevent debt crisis in southern European economies following 2007-8 फाइनेंशियल क्राइसिस। ये 2007-8 की जो फाइनेंशियल क्राइसिस आई थी उसके बाद से जो यूरोपियन सेंट्रल बैंक है उन्होंने यहाँ पे जो सदर्न यूरोपियन इकोनॉमीज हैं इनके बॉन्ड फाइनेंसिंग सस्ती हो सके उसके लिए रेपो रेट को नेगेटिव जोन में वो ले गए थे। और मैंने भी आपको बताया कि 2019 से -0.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट वहाँ पे है। यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है कि एस वी नो 19 यूरोपियन कंट्रीज कंप्राइज यूरोपियन सेंट्रल बैंक, और उनकी डिफरेंट फिजिकल कैपेसिटी है। और वो फिजिकल कैपेसिटी मैंने बताया कि सेंट्रल जो सदर्न यूरोपियन इकोनॉमीज हैं, देयर फिजिकल कैपेसिटी हैज़ वीकेंड आफ्टर द 2007-8 फाइनेंशियल क्राइसिस। और उस वीकनेस की वजह से क्या है कि यहाँ पे लिखा हुआ है देयर वाज अ सोवरेन डेट क्राइसिस, कि वहाँ पे गवर्नमेंट जो है सदर्न यूरोपियन इकोनॉमीज की दे फेस्ड अ सोवरेन डेट क्राइसिस, और उस डेट क्राइसिस को ओवरकम करने के लिए 2014 में नेगेटिव जोन में वो रेट ऑफ इंटरेस्ट ले गए थे -2.5% यूरोपियन सेंट्रल बैंक, और 2019 में -0.5% उन्होंने रेट ऑफ इंटरेस्ट कर दिया था। बहुत सस्ते रेट पे गवर्नमेंट बॉन्ड ताकि इशू कर सके और उनकी इनडेटेडनेस को कंट्रोल किया जा सके। और 2015 से ये भी लिखा हुआ है कि यूरोपियन जो सेंट्रल बैंक है स्टार्टेड बॉन्ड बाइंग प्रोग्राम टू सपोर्ट गवर्नमेंट डेब्ट।
ऑफ यूरो ब्लॉक कंट्रीज, कि जो यूरो करेंसी का ब्लॉक है 19 कंट्रीज का, 2015 से उन्होंने बहुत सस्ते रेट ऑफ इंटरेस्ट पे वहाँ की गवर्नमेंट के बॉन्ड्स को परचेज करना शुरू कर दिया था, ताकि फिस्कल कॉस्ट उन कंट्रीज की गवर्नमेंट की कंट्रोल की जा सके। और अभी जो नया इंस्ट्रूमेंट एंटी फ्रेगमेंटेशन टूल की बात कर रहे हैं कि वो बॉन्ड्स अब मैच्योर होंगे, जो भी बॉन्ड्स अब मैच्योर होंगे 2022 में, जो भी पैसा आएगा उससे वो फाइनेंस करेंगे उन कंट्रीज के गवर्नमेंट बॉन्ड को, ताकि जो फ्रेगमेंटेशन रिस्क है, यानी जो गैप है सदर्न यूरोपियन इकोनॉमीज के गवर्नमेंट बॉन्ड पे और जो अदर कंट्रीज हैं, फ्रांस है या जर्मन बॉन्ड्स हैं, वो गैप को कम किया जा सके। दिस कुड प्रिवेंट फाइनेंशियल फ्रेगमेंटेशन रिस्क फॉर डिफरेंट यूरोजोन कंट्रीज। तो जो 2.5% का गैप आ गया है यील्ड में बिटवीन जर्मन एंड इटालियन गवर्नमेंट बॉन्ड्स में, उसको कर्व किया जा सके और इनडेटेडनेस को कंट्रोल किया जा सके सदर्न यूरोपियन इकोनॉमीज की जो सरकारें हैं। यहाँ पे लिखा भी हुआ, फॉर इंस्टेंस जर्मनी हु इज अ मेजर एक्सपोर्टर हैव फार लोअर डेट देन इटली। इन्वेस्टर्स देयरफॉर आर वेरी एंड वांट हायर प्रीमियम ऑन इटालियन गवर्नमेंट बॉन्ड। इसीलिए वो इटालियन गवर्नमेंट जो बॉन्ड हैं उस पर वो 4.5% का ब्याज ले रहे हैं, एज कम्पेयर टू जर्मन गवर्नमेंट बॉन्ड जिस पे वो 1.67% का ब्याज ले रहे हैं। तो टास्क ऑफ ईसीबी जो है, इट इज टू मिटिगेट दिस डिफरेंस, इस डिफरेंस को मिटिगेट करना है और ये जो फ्रेगमेंटेशन रिस्क है इसको कंट्रोल करना है, वरना इसके स्पिल ओवर इफेक्ट्स पूरे यूरोजोन कंट्रीज पर पड़ सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि जो फेड फंड रेट है, यानी जो विन पॉलिसीज हैं, उसके इफेक्ट बहुत डिस्टर्बिंग है और उसका इफेक्ट केवल यूएस के लिए नहीं है बल्कि सारी कंट्रीज के लिए है। मैंने 2 एग्जांपल आपको दिए कि यूरोपियन इकोनॉमिक कंट्रीज के, यूरोपियन कंट्रीज के, और एक इंडिया का जो इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज है। और लगभग यही हाल बाकी कंट्रीज का भी है, इससे कोई डिफरेंट नहीं है। हर कंट्री की करेंसी डेप्रिशिएट की है, स्टॉक मार्केट में बेयरिश ट्रेंड है हर कंट्रीज में। और यूरोपियन सेंट्रल बैंक जो बहुत लंबे अरसे से नेगेटिव जोन में अपने फंड रेट रखे हुए था, उसको भी मजबूर कर दिया उन्होंने कि टू टेक अ हॉकिश स्टांस इन देयर मॉनेटरी पॉलिसी। तो ये फेड जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसका इफेक्ट है, ट्रांसमिशन मैकेनिज्म बहुत डिस्टर्बिंग है डिफरेंट कंट्रीज के लिए। और डिफरेंट कंट्रीज अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल करना चाहती हैं और तो वो रास्ता उनके लिए बहुत आसान नहीं होगा। यूएस तो हो सकता है आने वाले दिनों में कंट्रोल करे और फिर धीरे धीरे करके वो कूलिंग इफेक्ट जो है बाकी कंट्रीज में हो सकता है ट्रांसमिट हो। तो फिलहाल आज का लेक्चर इतना ही, और बताइएगा कि कितना आपको समझ में आया। मैंने कोशिश की है कि जो विन पॉलिसीज हैं उसके इफेक्ट प्रोमिनेंट हैं और डिस्टर्बिंग हैं फॉर अदर कंट्रीज एंड अदर मार्केट्स। तो उस चीज़ को यहाँ एक्सप्लेन करने की कोशिश की है बाय टेकिंग एग्जांपल्स ऑफ 2 डिफरेंट इकोनॉमीज। एक इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमी का हमने लिया इंडिया, और दूसरा यूरोपियन कंट्रीज का लिया है। बट फॉर ऑल अदर कंट्रीज द इफेक्ट वुड बी ऑलमोस्ट सेम, ऑलमोस्ट पैरेलल। Thanks and good wishes, and hope you would like this lecture.